गाइस वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। इससे पहले हम बहुत सारी पीटी जो है अपडेट वर्जन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस को डिटेल कर रहे हैं। इसकी डिटेल समरी आपको बता रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम कई वीडियोज़ बना चुके हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, जो इसका अपडेट वर्जन है जो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 को कवर कर रहा है दोस्तों। ठीक है, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डू वॉट एवर यू आप करते रहिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपका मन है। प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूपा ये है क्या? देखो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ने ये बोला कि दैट वाज ओवर 72% राइज हुआ है नंबर ऑफ यूएपा में। यूएपा इज स्टैंड फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। कंपेरिजन टू 2015 के 2019 में क्या हुआ है, 72% राइज हुआ है। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ में, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है दोस्तों। ठीक है, देखो ठीक है, इससे पहले कुछ और एंटी टेरर लॉ हैं वो बता देता हूँ मैं। पहले था टाडा इज स्टैंड फॉर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987, जो 1987 में आया, इसको 2004 में रिपील कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। वहीं आया पोटा इज स्टैंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कि पोटा जो 2002 में क्या आया और इसको रिपील किया 2004 में। उसके बाद आया महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट मकोका 1999, जो इसको अभी भी इन्फोर्स में है ये। उसके बाद आया गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसे बोलते हैं जिकोडॉक एक्ट 2019, जो कि अभी भी फोर्स में है। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या है, वो है एक्ट हैं। अब देखो यूपे का है, यूएपा को द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इट वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन। ये 1967 में आया और ये प्रोवाइड कराया आपको बहुत ज़्यादा मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन टू सर्टेन, यानी कि उनकी रोकथाम के लिए जो सर्टेन एक्टिविटीज़ हैं, सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो इंडिविजुअल के थ्रू हों, किसी भी एसोसिएशन के थ्रू हों। सो दैट इज यूएपा, एंड ये डीलिंग करेगा उन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ जो इसके रिलेटेड मैटर से हैं। ठीक है, एक्ट जो है ये यूएपा एक्ट डिफाइन करता है क्या, ये डिफाइन करता है कि अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, डिफाइन करता है। एनी एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल एक्शन लेता है या कोई भी एसोसिएशन एक्शन लेती है, दैट किसके बारे में, दैट इट लीड टू सेसेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कोई भी पार्ट है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया से सेस यानी अलग होना चाहता है, या भी कोई क्वेश्चन ऑफ है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया का, वो ऐसा होता है, या डिसरप्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को डिसरप्ट करता है। So that's all about unlawful activities under this act, and this is UEPA Act. ठीक है, अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर ए पर्सन, यानी को किसी भी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकती है, टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है अगर वो व्यक्ति किसी भी, यानी कि इट इज़ कमिट्स और पार्टिसिपेट्स इन एक्ट ऑफ टेररिज्म, या फिर प्रिपेयर फॉर टेररिज्म के लिए प्रिपेयर हो रहा है, या फिर प्रमोट्स कर रहा है उसको टेररिज्म को, या फिर अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, या किसी भी दूसरे तरीके से इन्वॉल्व है टेररिज्म में। सो दैट्स ऑल अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अंडर द यूएपीए एक्ट। ठीक है, दूसरा, इट गिव्स पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो इम्पोज कर सकती है ऑल इंडिया बैन्स, यानी कि पूरे इंडिया को बैन कर सकता है, या उस एसोसिएशन को बैन कर सकता है जो कि विच आर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल अंडर दिस एक्ट, जो अनलॉफुल है इस एक्ट के अंदर में। एंड ये किसी भी ट्रिब्यूनल टू रिव्यू करा सकती है, किसी भी ट्रिब्यूनल के थ्रू रिव्यू करा सकती है, या इट इज़ टू बियर ऑन अपील अगेंस्ट द बैन, या किसी भी चीज़ को ये बैन करा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें कौन कौन अंडर आ सकते हैं। बोथ इंडियन नेशनल्स एंड फॉरेन नेशनल्स इट कैन बी चार्ज अंडर दिस एक्ट, इसमें भारतीय और विदेशी दोनों को चार्ज किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर में। एंड इट एक्ट होल्ड ऑफेंडर्स अकाउंटेबल इन द सेम मैनर इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया, और इसमें वो भी अकाउंटेबल होंगे जिन्होंने विदेशी धरती पर, यानी कि इंडिया से आउटसाइड यानी कि बाहर कोई भी क्राइम कमिटेड किया है, वो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस एक्ट में क्या होगा, इट केसेस कैन बी इन्वेस्टिगेट बाई बोथ स्टेट पुलिस, इन केसेस को कोई भी स्टेट पुलिस या कोई भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या इन्वेस्टिगेट कर सकती है। दैट्स ऑल अबाउट यूएपीए एक्ट अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसको 2004 में अमेंड किया गया था। ये जो एक्ट है ये 2004 में अमेंड किया गया था
और उसके बाद इसमें क्या गया था, क्रिमिनलाइज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी इसको क्रिमिनलाइज कर रहा है वो तो उसको क्या होगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, या रेजिंग ऑफ फंड्स, या टेररिज्म के लिए फंड रेज कर रहा है, या फिर कोई मेंबरशिप है ऑफ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये 2004 में अमेंडमेंट किया गया, या फिर 2008 में इसको अमेंड किया गया, यानी कि जो ब्रॉडन द स्कोप ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंड के जो प्रोविजन को उसको बढ़ा दिया गया, और उसकी जो वाइडर कवरेज है यानी कि फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ऑफेंसेस की, उसको बड़ा करके बताया गया। उसके बाद है 2012 में इसको अमेंड किया गया, और उसके टेररिस्ट जो एक्ट है उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड करके बढ़ा दिया गया। उसके बाद आया अमेंडमेंट 2019 में, इसमें क्या कहा गया कि गवर्नमेंट इज एम्पावर टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल और एज टेररिस्ट, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल को एज ए टेररिस्ट। ओनली ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की जा सकती है। इफ़ इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाई एन ऑफिसर ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड की है किसी भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर के द्वारा, तो क्या होगा, इट इज़ अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, उसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए का अप्रूवल चाहिए। एंड इट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी कंडक्टेड विद टेररिज्म, और उसको क्या है, रिक्वायरमेंट है वो सीज कर सकता है अगर कोई भी टेररिज्म कनेक्टेड है, टेररिज्म एक्टिविटी से कनेक्टेड है, तो उसकी प्रॉपर्टी को वो सीज कर सकता है। एम्पावर्ड ऑफिसर ऑफ एनआईए रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और एबव टू इन्वेस्टिगेट केस, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस केसेस को। एडेड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 टू द शेड्यूल अंडर दिस एक्ट, और जो 2005 का न्यूक्लियर टेररिज्म एक्ट था 2005 का, वो भी इस एक्ट के अंदर लेके आया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पब्लिक इंटेंट डेटा क्या है। पब्लिक इंटेंट डेटा, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक की जो है, वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ किया है, उसका जो हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटेंट डेटा, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू एक पब्लिक इंटेंट डेटा रिलीज़ किया है। अबाउट ऑफ रिपोर्ट देखते हैं, उससे पहले बताता हूँ गैप्स इन पब्लिक इंटेंट डेटा में क्या क्या गैप्स हैं। नंबर 1, अनसेफ यूज ऑफ डेटा हो सकता है ये। दूसरा, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ डेटा हो सकता है, अपर्याप्त। तीसरा, डिफिकल्टी इन यूजिंग डेटा हो सकता है। चौथा, पुअर डेटा क्वालिटी हो सकती है। सो दैट्स ऑल आर थिंग्स इन रिलेटेड टू गैप्स इन पब्लिक इंटेंट डेटा। देखो, द रिपोर्ट इट हैज़ बीन रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया 2021 में, और ये जो क्या टाइटल है, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ्स। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की, जो इसका है जो टाइटल डेटा फॉर बेटर लाइफ्स। और जो रिपोर्ट क्या है, एक्सप्लोर की गई एंड द पोटेंशियल ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड्स, जो पब्लिक गुड्स के लिए डेटा है वो क्या है, ये प्रेजेंट करेगा लो पब्लिक इंटेंट डेटा एंड इट कैन प्ले ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन द पब्लिक सेक्टर। और ये जो डेटा है पब्लिक सेक्टर में कोई भी ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले कर सकता है। व्हाट इज़ पब्लिक इंटेंट डेटा? पब्लिक इंटेंट डेटा जो है, इट इज़ कलेक्टेड विद द इंटेंट ऑफ सर्विंग द पब्लिक गुड्स, जो सर्व करता है पब्लिक गुड को बाई इन्फॉर्मिंग द डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन को इन्फॉर्म करने के द्वारा, एग्जीक्यूशन कर सकता है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी थ्रू अदर एक्टिविटीज़, यानी कि अन्य एक्टिविटीज़ के द्वारा, अन्य एक्टिविटीज़ के थ्रू वो क्या कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, इवेल्यूट कर सकता है किसी भी पब्लिक पॉलिसी को इस एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, दिस डेटा एक्ट एज ए प्री रिक्विसाइट फॉर मैनी गवर्नमेंट फंक्शन, और ये इसको क्या है, ये एक्ट करेगा डेटा एक्ट कैसे, प्री रिक्विसाइट फॉर मैनी गवर्नमेंट फंक्शंस के लिए, एंड इट कैन इम्प्रूव सोसाइटियल वेलबींग, और ये इम्प्रूव कर सकता है सोसाइटियल वेलबींग को कैसे, इन्हेंस करेगा वो सर्विस डिलीवरी को, प्रायोरिटाइज करेगा स्कार्स रिसोर्सेज को, और होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स को। तो दैट्स ऑल थिंग आर रिलेटेड टू पब्लिक इंटेंट डेटा। अब मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ पब्लिक इंटेंट डेटा एक्चुअल में क्या है दोस्तों। देखो, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा हो सकता है, सेंसस डेटा हो सकता है, सैम्पल सर्वे डेटा हो सकता है, सिटीजन जनरेटेड एंड मशीन जनरेटेड डेटा हो सकता है, और चौथा है, पाँचवा जियो स्पेशल डेटा, यानी कि दीज आर 5 टाइप्स ऑफ डेटा दोस्तों। ठीक है, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा क्या है, लाइक बर्थ, मैरिज एंड डेथ रिकॉर्ड्स एंड डेटा फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड टैक्स रिकॉर्ड्स एट्सेट्रा, दीज आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। एंड सेंसस डेटा क्या है, टू सिस्टमेटिकली एनुमरेट एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का क्या है,
इंटरेस्ट है पॉपुलेशन का, दैट इज सेंसस। और ड्रॉ ऑन ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन सैंपल ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, दैट इज सैंपल सर्वे। सिटीजन सर्वे मैंने बताया था। जियो स्पेशल, दैट इज ए रिलेट मल्टीपल लेयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन देयर जियोग्राफिक लोकेल। तो जियो स्पेशल डेटा है, ये रिलेट करता है मल्टीपल लेयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे, जो क्या है जियोग्राफिक लोकेल पे बेस करता है। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पब्लिक इंटेंट डेटा। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें जो कार्ड है वो क्या है, यानी कि सेंटर ईज नॉर्म्स फॉर री इशू ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड्स। सेंटर ने इजी किए हैं नॉर्म्स कि भैया आप री इशू कर सकते हो OCI कार्ड को। न्यूज़ में क्यों है, OCI कार्ड इज़ रिक्वायर्ड टू बी री इशू, उसको नीड है री इशू होने के लिए, दोबारा इशू किया जाए। ईच टाइम ए न्यू पासवर्ड इज इशू अप टू 20 ईयर्स ऑफ एज एंड वंस आफ्टर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स ऑफ एज। यानी आप एक बार क्या है एक न्यू पासवर्ड इशू कर सकते हैं, कब से 20 ईयर से लेके कब तक, जब तक आप 50 ईयर की एज कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। अगर बायोलॉजिकल चेंजेस की बात करें द फेस ऑफ द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है उसके फेस की, तब एंड दिस हैज़ बीन डिस्पेंस विद द नाउ OCI कार्ड हैज़ टू बी री इशूड ओनली वंस, उसको एक बार री इशू किया जा सकता है। एंड ए न्यू पासपोर्ट इज इशू आफ्टर हिजर कंप्लीटिंग 20 ईयर्स ऑफ एज, यानी उसका नया पासपोर्ट तभी इशू किया जाएगा जब वो 20 साल की एज कंप्लीट कर चुका है, कर ली होगी। फॉर अदर री इशूज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी री इशुएंस रिक्वायर नहीं है। आप देखते हैं कि हु अबाउट OCI के बारे में देखो, ए पर्सन रजिस्टर्ड एज OCI कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। कोई पर्सन OCI कार्ड होल्डर एज ए रजिस्टर्ड हो सकता है सेक्शन 7A सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि वो फॉरेन नेशनल होना चाहिए जो हु वॉज एलिजिबल टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, या उसका चाइल्ड और उसका ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड वो क्या है सच ए सिटीजन, उससे सिटीजन होना चाहिए, या उसकी स्पाउस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑन OCI कार्ड होल्डर विद सर्टेन कंडीशन, उसकी जो पत्नी है या उसका पति है कोई भी क्या हो सकता है OCI कार्ड होल्डर सकता है कुछ कंडीशंस के द्वारा। अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश या अदर कंट्री से है तो इट इज़ नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्या बेनिफिट होंगे, 1 इज एंटाइटल टू, नंबर 1 मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पज़, उनके लिए मल्टीपल एंट्री होंगी लाइफ लॉन्ग, वो कितनी बार आ जा सकते हैं, उनके लिए इंडिया में वीज़ा परमिट होगा, लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलेगा। उसके बाद एग्जाम्पशन हो गया कुछ रेजिस्टेंस से पूरे एनी लेंथ ऑफ स्टे इंडिया, अगर वो कितने भी दिन भारत में स्टे कर सकते हैं उनसे उस चीज़ को एग्जाम्पशन है कि छूट मिलेगी। पेयरिटी विद NRI के साथ अगर पेयर करें तो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन फील्ड होगा। एंड उसकी बात करें तो एक्सेप्ट एंड उसके बाद बात करें इन द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इंटर कंट्री एडोप्टेशन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन हो सकता है, या परस्यूइंग प्रोफेशंस वो परस्यू कर सकते हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, CA हैं वगैरह वगैरह, या वो अपियर हो सकते हैं फॉर द ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या सच अदर टेस्ट, इस टाइप के टेस्टों के लिए। पेयरिटी कर सकते हैं वो इंडियन नेशनल के साथ फॉर एयर फेयर टैरिफ की, या फॉर डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए एंट्री फीस हो सकती है, या कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल मॉन्यूमेंट या हिस्टोरिकल साइट या म्यूजियम इन द कंट्री के लिए वो पेयर कर सकते हैं विद द इंडियन नेशनल के साथ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं रिस्ट्रिक्शन क्या है OCI कार्ड होल्डर के लिए। स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होगी उनके लिए की ज़रूरत है अंडरटेक रिसर्च वर्क के लिए, अगर वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो स्पेशल परमिशन चाहिए, या इंटर्नशिप कर रहे हैं, या एम्प्लॉयमेंट इन एनी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन पे हैं तो उनके लिए परमिशन चाहिए, या फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है तो उसके लिए उन्हें स्पेशल परमिशन की नीड है। और वो इंटाइटल नहीं होंगे किसी भी मिशनरीज़ में, किसी भी माउंटेनियरिंग में, या किसी भी जर्नलिज्म में, या किसी भी तबलीग एक्टिविटीज़ में विदाउट प्रायर परमिशन। जब तक वो पहले परमिशन नहीं लेंगे तो वो किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में क्या होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है कुछ रिक्वायरमेंट प्रोटेक्टेड एरिया, या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के लिए भी रिक्वायरमेंट चाहिए टू विजिट एनी प्लेस फॉलोइंग इन PAR, अगर वो PA यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया में जाना चाहते हैं या किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना चाहते हैं उनके लिए परमिशन रिक्वायर होगी। नॉट एंटाइटल टू वोट, इट कैन नॉट होल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वोट, वो वोट के लिए एंटाइटल नहीं है, उनको वोट के लिए कोई भी राइट नहीं है, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट के लिए भी होल्ड नहीं कर सकते हैं वो। एंड इट इज़ नॉट एंटाइटल फॉर अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विस के लिए एंटाइटल नहीं है, एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन और स्टेट,
और ऐसी किसी पोस्ट के लिए जो भी कनेक्शन कर सकती है यूनियन और स्टेट के साथ, उसके साथ भी वो एंटाइटल नहीं हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट OCI कार्ड होल्डर्स लोगों, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम बात करते हैं, क्या है देखते हैं। यह है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, ठीक है। क्या रिसेंटली देखा जाए तो 6th मीटिंग हुई थी गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की, 6ठी मीटिंग थी, 6th मीटिंग थी। ये किसके, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में चेयरशिप में हुई थी। काउंसिल ने डेलीब्रेट किया कि कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे मेकिंग इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, इंडिया को पावर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए, और उनकी जो कंप्लाइंस बर्डन है उसको कम करने के लिए, और रिफॉर्म्स जो स्टेट लेवल पर रिफॉर्म इनिशिएट करने के लिए, और लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए, एंड प्रमोट करने के लिए उस एक्सपोर्ट को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन या जॉब को क्रिएट कर सकता है। उसके लिए क्या किया गया, ये गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग 6th मीटिंग हुई है इसकी, ठीक है। अब अबाउट द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की बात करें, कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव, जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव है वहाँ की चीफ मिनिस्टर, या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उस यूनियन टेरिटरीज के, या एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, एंड स्पेशल इन्वाइटीज भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग का क्या है, कंपोजिशन है। इसका फंक्शन क्या है, ये प्रेजेंट करेगी या प्लेटफॉर्म तैयार करेगी टू डिस्कस इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल एंड फेडरल इशूज़ पे, एंड एक्सेलेरेट करेगी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को, यानी किसी भी नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। अगर प्रीमियर बॉडी देखा जाए क्या है, इट इज़ द प्रीमियर बॉडी टास्क विद इवॉल्विंग ए शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, क्या करेगी ये किसी भी प्रीमियर बॉडी पर टास्क करेगी, और कोई भी शेयर विजन होगा जो नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ का है, या किसी सेक्टर स्ट्रेटेजीज का है, या किसी भी इन्वॉल्वमेंट है किसी भी स्टेट के साथ, तो ये क्या करेगी, उसको इवॉल्व करेगी, उसको प्रमोट करेगी दोस्तों। अब देखा जाए नीति आयोग, इट हैज़ बीन मैंडेट फॉर फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये क्या कर रही है, उसने मैंडेट किया है कि भैया क्या होना चाहिए, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, किसके, स्ट्रक्चर सपोर्ट के थ्रू एंड मैकेनिज्म के थ्रू विद द स्टेट के साथ, यानी कि इट इज़ फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, लगातार बेसिस पे, एंड इट इज़ रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक ए स्ट्रॉन्ग नेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास। सो these things are related to cooperative federalism and this is under the नीति आयोग, ठीक है। तो ये जो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्रिंसिपल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, दिस हाईली स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म फॉर दिस गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये डिजाइन एंड असिस्ट, ये डिजाइन करेगी या असिस्ट करेगी या इम्प्लीमेंट करेगी किसी भी स्ट्रेटेजिक या लॉन्ग टर्म पॉलिसी को, या किसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क को, जो क्या करेगी, प्रोग्राम एंड किसी भी प्रोग्राम को जो इनिशिएट करता है, वाइल मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस एंड एफिकेसी, जो मॉनिटर कर सकता है इसकी प्रोग्रेस को या इसकी एफिकेसी को दोस्तों, ठीक है। अब कहते हैं दूसरा डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये क्या है, इंडेक्स रिलीज़ किया गया था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, यानी कि इसे बोलते हैं EIU द्वारा, ठीक है। गिविंग इंसाइट इनटू द करंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड फॉर 167 कंट्रीज, और देखा जाए तो करंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी का क्या है, 167 कंट्रीज़ की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग के साथ इंडिया स्लिप हो गया है इसमें, अब किसमें, 2020 में ये है 2 प्लेसेस स्लिप, 53rd पोजीशन इन 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स, जो 53वीं रैंकिंग आई है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जबकि नॉर्वे ने क्या किया, टॉप किया है। वहीं डिक्लाइन इन रैंकिंग वॉज एट्रीब्यूटेड टू डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग बाई अथॉरिटीज़ एंड क्रैकडाउन ऑन सिविल लिबर्टीज़। रैंकिंग का जो डिक्लाइन होना है वो इसलिए है कि जो इसके एट्रीब्यूट है वो है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग का होना भाई जो अथॉरिटीज़ हैं या जो क्रैकडाउन हुआ है सिविल लिबर्टीज़ पर, इसलिए इसकी जो रैंकिंग का डिक्लाइन की गई है। देखा जाए तो 160 कंट्रीज़ में इंडेक्स क्लासीफाई किया था 23 कंट्रीज़ को एज फुल डेमोक्रेसीज, पूरी डेमोक्रेसीज में 52 क्या है एज फ्लॉड डेमोक्रेसीज हैं, 35 जो है हाइब्रिड रेजिम है, और 57 क्या है ऑथोरिटेरियन रेजिम्स हैं। इंडिया को क्लासीफाई किया गया एज फ्लॉड डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी में, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर में इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर US, फ्रांस एंड ब्राज़ील के साथ रखा गया है। वो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। व्हाट इज़ इलेक्शन कमिश्नर? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन है एंड नॉट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स शुड बी अपॉइंट एज स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि कोई भी जो सर्विंग कर रहा है, यानी कि जो
सेवा में है ब्यूरोक्रेट्स, उसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो नॉट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स है उसको क्या कर सकते हैं, शुड बी अपॉइंटेड एज, जो सर्विस में नहीं है उसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होगा और स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं विथ फॉलोइंग सर्विंग कंडीशन एंड मैंडेट के साथ। इंस्टीट्यूशन क्या है, ये अपॉइंटेड किए जाएंगे किसके द्वारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आर्टिकल 324(2) के साथ अपॉइंटेड किया जाएगा किसी प्रेसिडेंट के द्वारा। और इलेक्शन कमीशन को कौन, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 324(2). वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 243 के अंदर गवर्नर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। रिमूवल क्या है, सेम एज रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। वैसे ही ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। वैसे ही जो रिमूवल ऑफ जज का होता है वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। दोस्तों टेन्योर क्या है, चीफ इलेक्शन का कमिश्नर का टेन्योर है 65 ईयर टू 6 ईयर, जो पहले हो, और सेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, ठीक है। और ये करता है स्टेट टू स्टेट वेरीज करता है, ये ध्यान रखना दोस्तों, स्टेट के बारे में ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। मैंडेट क्या है, ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ये कंडक्ट करेगा इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सेम चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर भी करेगा। बट ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा इलेक्शन म्यूनिसिपल बॉडीज और पंचायत के लिए, आर्टिकल 243(ZA) के अंदर दोस्तों, ठीक है। अब वहीं आती है द लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की बात करें, ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑफिस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो ये 3 जो एप्लीकेशन पॉलिसी है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, वो एप्लीकेबल नहीं है यूनियन गवर्नमेंट के लिए। इन दीज ऑफिशियल बाईलिंगुअल पॉलिसी, अगर बाईलिंगुअल पॉलिसी की बात करें, इट इज़ एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो ये क्या है, 1963 का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसके अंदर क्या है, ये बाईलिंगुअल पॉलिसी एप्लीकेबल है दोस्तों। 3 लैंग्वेज पॉलिसी इट वाज फर्स्ट डिवाइस्ड बाय सेंटर थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। तो ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है 1968 में इसको डिवाइस किया गया था। एंड इट मैंडेट द स्टेट टू इम्प्लीमेंट ए 3 लैंग्वेज फार्मूला। इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आए थे फॉर सेकेंडरी स्टेज एजुकेशन के लिए। किसके लिए, सेकेंडरी स्टेज एजुकेशन के लिए दोस्तों। ये क्या है, 3 लैंग्वेज रेफर्ड टू, जैसे हिंदी जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी स्पीकिंग एरियाज में है, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। फर्स्ट वन है हिंदी, सेकंड इंग्लिश, और तीसरी है लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, उस स्टेट की रिस्पेक्टिव जो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये क्या है, ये केस है फाइल किया गया था अंडर दिस एक्ट एंड ड्रैपिंग ट्राइकलर ओवर बॉडी ऑफ ए फार्मर, यानी कि उसने ड्रैप किया हुआ था अपने तिरंगे को पूरी बॉडी ऑफ फार्मर पर, एंड डाइड ड्यूरिंग द फार्मर्स एजिटेशन, और वो एजिटेशन जो फार्मर एजिटेशन था उसके ड्यूरेशन में मर गया। एंड दिस एक्ट पेनलाइज डिस्क्रिएशंस ऑफ और इंसल्ट टू इंडियन नेशनल सिंबल। तो ये जो एक्ट है वो पेनलाइज क्या करता है कि आप इस तरीके से किसी हमारे इंडियन नेशनल सिंबल्स का क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिएट कर रहे हैं, या जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसका इंक्रीज कर रहे हैं, या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का इंसल्ट कर रहे हैं, या नेशनल एंथम का, या इंडियन मैप का, या कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं, दैट यू आर पेनलाइज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ठीक है, इस एक्ट में क्या है, अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग का, वो इंक्लूड है यूजिंग नेशनल फ्लैग एज ए ड्रेपरी इन एनी फॉर्म व्हाट्स ओवर एक्सेप्ट इन स्टेट फंडल। स्टेट फंडल के सिवाय अगर आप उसको नेशनल फ्लैग को एज ए ड्रेपरी यानी एज ए ओढ़ के चल रहे हैं उसको, जैसे चादर ओढ़ते हैं, या किसी भी आर्म फोर्स स्टेट फंडल में ऐसा होता है, या आर्म फोर्सेज ऐसा कर सकती हैं, या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज फंडल में ऐसा हो सकता है, या आर्म फोर्सेज फंडल में ऐसा हो सकता है, वहाँ हो सकता है। अगर ऐसा और कहीं जगह होगा तो आप समझेंगे डिसरिस्पेक्ट समझ जाएगी हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग की। अगर स्टेट फंडल की बात करें, इट इज़ हेल्ड व्हेन पीपल हु आर होल्डिंग और हैव होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पास अवे। स्टेट फंडल की बात हो रही है कि कोई भी प्रेसिडेंट ने या किसी भी वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया है तो। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की बात हो रही है, ये डील करता है हमारे लॉ, प्रैक्टिस या कन्वेंशन जो अप्लाई होते हैं या डिस्प्ले होते हैं हमारे नेशनल फ्लैग के लिए,
एंड इट इज़ ऑल्सो स्टेट दैट सेम ऑन ड्रैपिंग फ्लैग ओवर द बॉडी। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें आर्टिकल 51A ये प्रिस्क्राइब करता है एंड टू अबाइड ये लागू होता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो आर्टिकल 51A में ये सारी चीज़ें गिवन है। अब बात करें आउटकम बेस्ड बजट की, ये क्या है? झारखंड जो है उसने टेबल किया है फर्स्ट आउटकम बेस्ड बजट। तो झारखंड पहला स्टेट है जिसने फर्स्ट आउटकम बेस्ड बजट रिलीज किया है दोस्तों। इसका मेजर है द आउटकम्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड वेदर द मनी इट हैज़ बीन स्पेंड फॉर द पर्पज इट वॉज सैंक्शनड। इसका मतलब क्या है कि वो आउटकम जो ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम से आते हैं एंड वेदर इसके बाद जो मनी स्पेंड किया जाता है उस पर्पज़ के लिए जो उसके लिए सैंक्शन किया गया था। अंडर दिस ईच मिनिस्ट्री हैंडलिंग ए सेक्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ए प्रिलिमिनरी आउटकम बजट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच कंप्लाइज दैम। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। दिस हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग ए कोरिलेशन बिटवीन आउटले आउटपुट एंड आउटकम ऑफ बजट। ये रिलेट करता है, एस्टेब्लिश करता है कोरिलेट। आउटले क्या है? इट इज़ अमाउंट दैट इज़ प्रोवाइड फॉर ए गिवन स्कीम और प्रोजेक्ट, वो कहलाता है आउटले। और आउटपुट क्या है? ये मीजरेबल प्रोडक्ट है किसी भी प्रोग्राम एक्टिविटीज़ का जो एक्सप्रेस किया जाएगा किसी भी फिजिकल टर्म में। तो दैट्स ऑल अबाउट आउटकम बेस्ड बजट। ठीक है दोस्तों। अब आउटकम्स क्या हैं? इट गोज बियॉन्ड मोर आउटपुट्स। ये क्या है? ये आउटपुट से बियॉन्ड जाती हैं एंड इट कवर्स क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गुड्स और सर्विस। जो इफेक्टिवनेस किसी भी क्वालिटी की और गुड्स और सर्विस की क्या करते हैं? कवर करते हैं। अब आते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। एग्जैक्टली क्या है? इसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने फेस किया नो कॉन्फिडेंस मोशन असेंबली में दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन अबाउट आइदर ए कॉन्फिडेंस और ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है एंड रूल ऑफ प्रोसीजर फ्रेम्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो रूल ऑफ प्रोसीजर क्या है? वो फ्रेम किया गया है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। आर्टिकल 164(2) की बात करें, ये प्रोवाइड करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है दोस्तों। कोई भी मेंबर ऑफ असेंबली जो है वो फील करता है कि गवर्नमेंट इन पावर, अगर पावर में गवर्नमेंट है एंड इट डज नॉट हैव मेजोरिटी, अगर वो मेजोरिटी नहीं रह सकती है देन ही सी कैन मूव ए NCM। इस NCM स्टैंड फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो ऐसा कर सकते हैं। द मेंबर नीड नॉट गिव ए रीजन फॉर मूविंग NCM। उन मेंबर्स को कोई रीजन देने की नीड नहीं है। तो जो नेशनल कॉन्फिडेंस मोशन है इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। वो किसके अगेंस्ट होगा? एंटायर जो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट। यहाँ एक वेरिएशन है। कुछ डिफरेंट स्टेट की बात करें या यूनियन टेरिटरीज की, इट इज़ रिलेटिंग टू सपोर्ट ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू एडमिट NCM यानी कि फॉर लोकसभा सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। उसके लिए लोकसभा में क्या है? ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्रोविज़न है बट लोकसभा के लिए क्या है? 50 मेंबर्स उसके लिए सपोर्ट होना चाहिए। स्पीकर जो है इट कैन सेटिस्फाई दैट द मोशन इज एन ऑर्डर एंड इट विल आस्क द हाउस इफ़ द मोशन कैन बी एडोप्टेड। वो ऐसा कर सकता है। मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो पार्टी क्या है? द पार्टी इन पावर हैज़ टू प्रूव इस मेजोरिटी। तो पार्टी जो पावर है उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भैया ऑफिस से रिजाइन करना चाहिए या रिजाइन करना पड़ेगा दोस्तों। ये था नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है। देखो, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अगर कोई भी एसोसिएट क्या है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए, वो फाइल कर सकता है द प्लिया स्टेटिंग दैट सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अपने इलेक्टोरल बॉन्ड को सेल कर सकता है एंड इट वुड फर्दर इंक्रीज इलीगल एंड इलिसिट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो क्या है? आगे इलीगल और इलिसिट फंडिंग प्रोवाइड कराएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को, किसके? सेल कंपनीज के थ्रू। ठीक है दोस्तों। वहीं देखा जाए तो क्या है? अर्लियर देखा जाए इन एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन आल्सो रेज कंसर्न्स टुवर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? कंसर्न्स रेज कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू एंड इट कुड इंक्रीज यूज ऑफ ब्लैक मनी फॉर पॉलिटिकल फंडिंग। और वो क्या कर सकता है? ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड इंक्रीज कर सकता है यूज ऑफ ब्लैक मनी, किसके लिए? पॉलिटिकल फंडिंग के लिए। अब देखो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? ये क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड एन इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा? मेकिंग एनोनिमस डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो एनोनिमसली डोनेशन प्रोवाइड कराएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एंड एक रिजेंबल करेगा PM नोट। PM नोट इज प्रमोशनरी नोट। ठीक है दोस्तों। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। हु मे परचेज दीज बॉन्ड? ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री दैट मे परचेज दीज बॉन्ड।
बॉन्ड का डिनोमिनेशन कितना हो सकता है? ये हो सकता है 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन। इट कैन बी परचेज फ्रॉम सेलेक्टेड ब्रांच ऑफ SBI, ये वहाँ से परचेज कर सकता है। वैन मे सच बॉन्ड बी बजट, अगर हम बात करें, अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 10 डेज लाइक ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, वो क्या कर सकता है? इसको परचेज कर सकता है। लाइफ स्पैन क्या है? यानी कि अगर बात करें, रिडेम्बल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज सिंस इशू, इसके इशू होने से 15 दिन के अंदर ये रिजेंबल हो जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में, ठीक है। विच पॉलिटिकल पार्टी आर एलिजिबल टू रिसीव डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव एटलीस्ट सिक्योर्ड 1% वोट इन द लास्ट लोकसभा, यानी कि जिनके पास लास्ट लोकसभा में 1% क्या था? वोट था, और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में उसके पास 1% वोट था, एंड आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A, जो पार्टी सेक्शन 29A RPA एक्ट 1951 के अंदर क्या है? रजिस्टर्ड है, वो क्या कर सकती हैं? वो पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया। आगे बढ़ाएंगे इरेटा। इरेटा क्या है? इरेटा इज स्टैंड फॉर, हम बताएंगे आपको ये एक्चुअल में पूरा मैकेनिज्म इसका क्या है, जो मई से लेके जनवरी तक का 2021 की मैगजीन PT 365 का पार्ट है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें हम डिक्लेयर करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, बने रहिए, यहाँ तक कंप्लीट होगा। आगे इरेटा बताएंगे आपको, ठीक है। सारी चीज़ें, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड तक कंप्लीट किया है। देखते रहिए प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, डू वॉट एवर यू, प्लीज़ करते रहिए दोस्तों। थोड़ा हमारा स्कोर बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे, हम भी मेहनत करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।